गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम एक बेहद महत्वपूर्ण विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान विश्व में भारत के आसपास ही आप देख रहे हैं जो अफगानिस्तान में घटित हो रहा है, उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उदारवाद कितनी महत्वपूर्ण विचारधारा है। लिबर्टिज्म या लिबर्टी, स्वतंत्रता और उदारवाद कितने महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति विज्ञान की कि ये पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे जीवन को एक चिंतन की प्रक्रिया को नई दिशा देते हैं, नया संज्ञान देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको उदारवाद के उद्देश्य और राज्य के कार्य के बारे में आज कुछ बताऊंगा। आप इस बात को यूँ समझें कि राज्य आपने पढ़ा है 11-12 क्लास के अंदर भी और फर्स्ट ईयर में भी। 4 तत्व होते हैं इसके: निश्चित भूभाग, संभवता, सरकार और जनसंख्या। लेकिन एक उदारवादी राज्य अन्य राज्यों से कैसे भिन्न है? कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसमें पाई जाती हैं जिनके बगैर हम किसी राज्य को उदारवादी नहीं कह सकते? इसके विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उदारवाद का, जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल इसके समर्थक माने जाते हैं और उनकी जो व्याख्या की है वो हबहाउस ने की है। ब्रिटिश विचारक हैं। ग्रंथ का नाम है इनके उदारवाद, लिबरलिज्म। उस ग्रंथ में प्रोफेसर हबहाउस ने 9 किस्म की स्वतंत्रताओं की बात की है जो कि उनकी दृष्टि में एक उदारवादी राज्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। आज हम उनकी बात करेंगे। ये उदारवाद के परंपरावादी 9 मूल सिद्धांत भी कहलाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरल स्टेट भी इनको हम कहते हैं। पहला है इसमें नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि उदारवाद का जन्म खास तौर से जो मध्य युग था उसमें जिस तरह से शासन की प्रक्रिया और चर्च के दबाव में आकर नागरिकों की सारी आज़ादियां लगभग छीन ली गई थीं या इनकी इच्छा पर निर्भर किया करती थीं, उसके खिलाफ भी ये आंदोलन खड़ा हुआ था। सिविल लिबर्टी से या नागरिक स्वतंत्रता से आशय ये था कि नागरिकों को अपने जीवन के संदर्भ में कुछ अधिकार मिलने चाहिए। पहले हो ही रहा है, आप याद करें, मैंने बताया आपको, केंद्र में एक राजा है और उसके सामंत हैं। सामंतों का कार्य कर एकत्र करना और राजा तक पहुंचाना। इसकी एवज में राजा सामंतों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। यानी जो सामंत हुआ करते थे ये अपने अपने क्षेत्र विशेष के छोटे राजा हो जाया करते थे। मन चाहे कर लगा रहे हैं, मन चाहे अत्याचार कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। उदारवादियों ने इस सिविल लिबर्टी में चीज़ को जोड़ा कि नागरिक आज़ादी का मतलब ये है कि शासन व्यक्ति विशेष का नहीं, कानून का होना चाहिए और कानूनों का निर्माण एक निश्चित संरचना या संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के व्यक्तियों के द्वारा। अगला बिंदु वित्तीय या फाइनेंशियल स्वतंत्रता। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पूर्व में कहा ये जो सामंत हुआ करते थे राजा को एक निश्चित राशि ये दिया करते थे, ठीक, लेकिन ये कितना कर ले रहे हैं और कितना राजा को दे रहे हैं और कितना खुद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बीच में कोई तालमेल नहीं था। आशय सामंत
प्रजा का शोषण किया करते थे हर दृष्टि से। जिसको चाहा जेल में डाल दिया, मनचाहे कर लगा दिए गए, मनचाही चीज़ों पर कर लगा दिए गए, अजीबोगरीब से। और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं। हॉबहाउस ने कहा है कि फाइनेंशियल लिबर्टी का आशय यह है कि जो कर लगाए जाएं वो जनता के प्रतिनिधियों की मर्जी के बगैर ना हो और फैसले बहुमत से किए जाए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के हो। आप देखिए, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, अमेरिका की आज़ादी की जंग, उसका नारा आप याद करें, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बगैर कर नहीं। यही उदारवाद का एक मूल मंत्र था। ये इस बात पर जोर दिया करते थे कि हमें अपने नियम कायदे कानून बनाने के लिए, अपने कर तय करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके बगैर कर आरोपित नहीं किए जाने चाहिए। अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी। मैंने आपको बताया था कि ये जो दौर था जब उदारवाद ब्रिटेन में उठ रहा था, इस दौर में कानून या तो बना रहे हैं राजा और या फिर ये सामंत, फ्यूडल। फर्क ये पड़ रहा है इसका कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, वो भी इसके दायरे में आ रही है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप किस परंपराओं का पालन करेंगे, कोई नई परंपरा को शुरू कर देना, किसी पुरानी को रोक देना, ये सब उस जमाने में हो रहा था। और इसका सीधा फर्क पड़ रहा था व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर। व्यक्ति किनसे मिलेगा, किनसे नहीं मिलेगा, क्या बात करेगा, क्या बात नहीं करेगा। आप ध्यान रखें, जॉन स्टुअर्ट मिल, शॉर्ट में कई बार इनको आप जीएस मिल के नाम से भी जानते हैं, जीएस मिल बड़े समर्थक हैं इस बात के। वो इस बात को मानते थे कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी है, स्वतंत्रता है, राज्य को ऐसे कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए जो किसी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसमें हस्तक्षेप करे। हाँ, यदि आपकी आज़ादी राज्य की स्वतंत्रता पर, सुरक्षा पर, अन्य लोगों की स्वतंत्रता पर असर डालती है तो आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। वैसे आपकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है इस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। ये तीसरा स्वतंत्रता का प्रकार था जिस पर कि हॉबहाउस ने जोर दिया। चौथा है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। आप किनसे मिलते हैं, आप किनसे बात करते हैं, आपके मित्र कौन हैं। कई बार देखिए ऐसा भी होता है, सामाजिक स्वतंत्रता का आशय ये होता है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उनमें अधिकारों का और कर्तव्यों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होना चाहिए। ये ना हो जैसे एक शब्द आता है अंग्रेजी का, प्रिविलेज्ड क्लास, कि कुछ को तो आप विशेष तवज्जो दे रहे हैं, विशेष अहमियत दे रहे हैं, कुछ को आप नहीं दे रहे। जैसे आप भारत की बात करें, आप जानते हैं एक कर लगाया गया था जजिया, जब भारत के अंदर मुगलों का शासन था, और उस पर एक शर्त थी कि जो गैर मुस्लिम हैं वो इस कर को देंगे। अब इसमें देखिए असमानता खड़ी हुई। या ब्रिटिश काल के अंदर आए तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और बाद में इस निर्णय को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस लेना पड़ा उनको, क्योंकि इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था कि वो उसको रोक नहीं पा रहे थे। तब भी जो कर के सिद्धांत थे, जमीन पर जो टैक्स लिए जा रहे हैं, उसमें हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी की धर्मों के आधार पर कर की मात्रा रखी गई थी कि अगर हिंदू है तो कर कुछ ज़्यादा है, मुस्लिम है तो कर कम है। फर्क ये पड़ रहा है कि आपसी विवाह तो हो ही रहे हैं और समाज टूट रहा है।
यहाँ पर ये जो सामाजिक स्वतंत्रता है, इसका आशय ये है प्रोफेसर हॉबाउस के अनुसार कि समाज की जो सुविधाएं हैं और जो वर्ग हैं, जो नियम कायदे कानून बनते हैं, उसमें उनके आवंटन में, उनके विभाजन में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके वितरण में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।